स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा मॉडल्स। तो चलिए हम जानते हैं डेटा मॉडल्स क्या होता है। डेटा मॉडल्स डिस्क्राइब करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस and the relationship constraint that determine how data can be accessed and stored। चलिए इसके कहने का मतलब मैं आपको बताती हूँ। किसी चीज को डेटा को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो डेटा मॉडल हुआ। अब उस स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप आएंगे, कॉन्स्टेंट आएंगे, डेटा को कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीज आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर डेटाबेस। एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट क्रिएट करना डेटाबेस का। ये हेल्प करता है मैनेज, ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज और अरेंज करने में। ये एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है। चलिए अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बिल्डिंग्स बन रही है, तो अब वो बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, उसका क्या प्रोटोटाइप होगा, उसमें कौन सा सेक्शन कहाँ होगा, वो सब एक मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है, एक छोटा मॉडल, जिसे देख के हमें ये पता चलता है जो हाँ हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो पूरा होने के बाद हमें कैसा दिखेगा। वो हमारे यूजर को समझना इजी हो जाता है। अगर हम एंड लेवल ऑफ यूजर को ये बताएंगे जो हमें ये डेटाबेस में ये टेबल रखना है, उसमें ये कॉन्स्टेंट लगाना है, उसके बीच में ये रिलेशनशिप होगा, तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। वो नहीं समझेंगे, उन्हें डेटाबेस नहीं आता है। उन्हें हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिखाना पड़ेगा जो आपका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा, तो वो इसे समझ जाए। और जो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अपना टेबल्स में एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, कांस्टेंट क्या लगाना है, उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, उनका काम होगा। तो ठीक है, डेटा मॉडल आपके समझ में आ गया जो डेटा मॉडल क्या होता है। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ ए डेटा मॉडल। तो देखिए, टाइप है एक हायरार्कियल डेटा मॉडल, एक नेटवर्क डेटा मॉडल। ये दोनों हमारे सबसे ओल्डेस्ट डेटा मॉडल है। जब डेटा मॉडल स्टार्ट हुआ था तब यही डेटा मॉडल्स का यूज होता था। उसके बाद आ गया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, उसके बाद फिर आया हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि ये सब क्या होता है। तो पहला हमारा है हायरार्कियल डेटा मॉडल। हायरार्की, जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पे ये इमेज है, इसे देख के आपको क्या लग रहा है, ये किस तरह का मॉडल है। हायरार्कियल मॉडल जो है सो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपको देखने से पता चल रहा है, जैसे ये रूट है, ये पेरेंट्स है, ये इसके चाइल्ड है, फिर ये पेरेंट्स है, फिर ये इस सबके चाइल्ड है, लेकिन ये इसका चाइल्ड है। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करता है हायरार्कियल मॉडल। ये हमारा सबसे पुराना डेटा मॉडल है। इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इट वाज डेवलप बाय आईबीएम में 1968 में ये डेवलप हुआ। अब देखो ये कितना पुराना है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। इच रिकॉर्ड हैज ए सिंगल पेरेंट एंड वन और मोर चिल्ड्रंस। अब इसके कहने का मतलब क्या है, पहले हम जानते हैं जैसे कि ये डेटाबेस का बात कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये नोड्स हैं, ये सभी नोड्स हैं। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रूट नोड बोलेंगे, रूट नोड। ये हो गया हमारा रूट नोड। अब ये क्या है, रूट नोड बोल दीजिए या पेरेंट नोड बोल दीजिए, कुछ भी है, ठीक है। देखिए, ए चाइल्ड नोड ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट नोड। एक चाइल्ड जो है उसका एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये चाइल्ड जो है इसको हम चाइल्ड नोड बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज ये है कि वन टू मेनी रिलेशनशिप को ये फॉलो करता है। वन टू मेनी रिलेशनशिप कहने का मतलब इसके एक ही चाइल्ड होंगे और इसके मेनी वन टू और उससे ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। एक पेरेंट होंगे और उससे ज्यादा
चाइल्ड हो सकते हैं। और ये क्या करता है, ये टॉप से डाउन अप्रोच फॉलो करता है। टॉप से डाउन अप्रोच का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि हमें बाइक लेनी है तो पहले हम व्हीकल पे जाएंगे, व्हीकल के बाद हम टू व्हीलर पे जाएंगे और फिर टू व्हीलर के बाद हम बाइक पे जाएंगे। इसका ये भी एक डिसएडवांटेज ये है, जो हम डायरेक्टली व्हीकल से जाके टू बाइक पे जंप नहीं कर सकते। एक प्रोसेस है, उसी के थ्रू जाना है। ये एक हायरार्की फॉलो करता है, इसीलिए हम इसे हायरार्कियल डेटा मॉडल भी कहते हैं। आपको समझ में आया जो ये क्या होता है? और हाँ, ये टॉप डाउन अप्रोच हम इसको बोलते हैं। टॉप से लेके डाउन तक आया, ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। अब ऐसा नहीं है हम डाउन टू टॉप अप्रोच इसको रीड नहीं कर सकते हैं। डाउन टू टॉप हम इसको बस रीड कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस, कोई क्रिएशन, कोई अपडेशन कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पे काम करने के लिए हमें पहले टॉप से ही आना पड़ेगा अगर क्रिएट करना है तो। अब हमें कार पे जानी है तो पहले व्हीकल्स पे आएंगे, तो व्हीकल्स के बाद हम फोर व्हीलर्स पे आएंगे, फिर हम कार पे आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं जो व्हीकल्स के बाद हम डायरेक्ट कार पे आ जाए। ये एक हायरार्की फॉलो करता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको हायरार्की मॉडल समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ये डेवलप हुआ है आईबीएम के द्वारा 1968 में। इसका डेवलप हुआ है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके क्या है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ईच रिकॉर्ड के पास सिंगल पेरेंट है और वन मोर चिल्ड्रेन हो सकते हैं। मतलब एक सिंगल पेरेंट के पास वन और मोर चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस के पास सिर्फ एक ही पेरेंट रहेंगे। ये एक हायरार्की फॉलो करता है, मीन्स ये टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है, इसीलिए इसे हम हायरार्की डेटा मॉडल भी कहते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है, जो ये सिर्फ सपोर्ट करता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन चाइल्ड वन पेरेंट्स के पास सिर्फ चिल्ड्रंस के पास सिर्फ वन पेरेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। अब नेटवर्क डेटा मॉडल का फिगर से पता चल रहा है, जो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है हायरार्कियल मॉडल का। ये हमें हायरार्की की तरह नहीं दिख रहा है। ये पेरेंट्स है, ये चाइल्ड है, फिर ये चाइल्ड है इनके, तो ये हायरार्की की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये एक्सटेंशन है हायरार्की मॉडल का। ये क्या करता है, मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ। अब जैसे कि ये C++ है, ये जावा है, ये DBMS है, ये जावा स्क्रिप्ट है। अब इसके ये एक पेरेंट्स हो गया, लेकिन ये सिर्फ इसी के पेरेंट्स नहीं है, इसके पास एक और पेरेंट्स हो गए। ये जैसे कि मैंने नुपुर मैम लिखा, इसके दो पेरेंट्स हो गए। तो इसके कितने भी पेरेंट्स होते सकते हैं। ये क्या करता है, ये ग्राफ की तरह, यहाँ डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ग्राफ की तरह। और यहाँ पे हम जैसे कि पिछले हायरार्की मॉडल में देखे थे कि हम जंप नहीं कर सकते थे, हमें एक हायरार्की, एक अप्रोच जो कि टॉप टू डाउन था, उसे फॉलो ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम जंप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना काफी इजी है और काफी फास्ट है, बिकॉज डेटा जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने इसे तो बता दिया है, दिस मॉडल यूज मेनी टू मेनी डेटा रिलेशनशिप। नेटवर्क मॉडल इज कम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू मेंटेन और डिफिकल्ट टू मॉडिफाई है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ये काफी कम्प्लेक्स है। ये आपको देखिए, एक छोटा सा मैं डायग्राम दिखाई तो आपको लग रहा होगा जो हाँ इसमें क्या है, लेकिन आप बड़े लेवल पे सोच के देखिए, ये काफी कम्प्लेक्स है और इसे मॉडिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको नेटवर्क डेटा मॉडल समझ में आ गया होगा। जो ये क्या है, ये हायरार्की डेटा मॉडल का एक्सटेंशन है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। इसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हायरार्की डेटा मॉडल में एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट्स होते थे, वैसे नेटवर्क डेटा मॉडल में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इस डेटा मॉडल में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं।
ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसका पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप समझिए ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। तो आई होप आप हायरार्की डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल, हमारा जो गूगल है आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क डेटा मॉडल को फॉलो करता है, 100% नहीं लेकिन करता है थोड़ा बहुत, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। तो आई होप आपको हायरार्की और नेटवर्क डेटा मॉडल समझ में आ गया होगा। ये दोनों सबसे ओल्डेस्ट डेटा मॉडल थे, इसको रिप्लेस किया हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल ने। तो क्या था हमारा हायरार्की डेटा मॉडल? हायरार्की डेटा मॉडल का क्या था, हमारा सबसे ओल्डेस्ट डेटा मॉडल है, अब डेवलप हुआ आईबीएम के द्वारा 1968 में। ये टॉप डाउन अप्रोच था हायरार्की डेटा मॉडल। ये क्या था? टॉप डाउन अप्रोच था, एक चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही पेरेंट्स होंगे, डेटा को हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करेंगे, हर एक रिकॉर्ड के पास एक सिंगल ही पेरेंट रहेगा, और ये सपोर्ट करता है 1 to many रिलेशनशिप। फिर हम रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, नेटवर्क डेटा मॉडल जो है सो एक्सटेंशन है हायरार्की डेटा मॉडल का। इसमें मल्टीपल चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, मतलब एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट्स हो सकते हैं। इसमें डेटा को एक्सेस करना इजियर होता है, क्योंकि डेटा सब जो होते हैं ना सो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को फॉलो अप करेगा, और ये एक ऑर्गेनाइज होगा ग्राफ में। मतलब इसको डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अब आपको इस दोनों में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगा अगर आप मेरी इन बातों को अच्छे से सुन लिए हो तो। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटिटी डेटा मॉडल पे। जो इंटिटी डेटा मॉडल क्या होता है? वैसे तो इंटिटी डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल के बाद आता है, बट यहाँ मैंने पहले लिख दिया है। अब जानेंगे जो इंटिटी डेटा मॉडल क्या है। तो इंटिटी क्या है? इंटिटी एक थिंग्स है, ऑब्जेक्ट वर्ड है, ऑब्जेक्ट है। इंटिटी क्या है? एक थिंग्स है और ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड का, दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट से है अलग। इंटिटी Entity relationship data model design relational database by representing data as a attribute, entities and relationship। ये तीन चीजों से होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं इस एग्जांपल में स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट का ये आईडी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये सब क्या है? स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो है तो हमारा इंटिटी है, और आईडी क्या है, नेम क्या है, क्लासेस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। इंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटिटी के पास एट्रीब्यूट जो होते हैं सो इंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब सिर्फ स्टूडेंट बोलने से नहीं होगा, स्टूडेंट की नाम क्या है, स्टूडेंट का क्लास क्या है, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट क्या है, बाकी चीजें। अब इसका यूज क्यों होता है ईआर मॉडल का? तो ईआर मॉडल मैप करता है रिलेशनल मॉडल को। कैसे? देखिए, जब हम ईआर मॉडल बनाते हैं तो ईआर मॉडल को हम डिजाइन करते हैं इन एंटिटीज, एट्रीब्यूट, इस सब से, और जब हम उसको एक ईआर डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल को ईआर डायग्राम के थ्रू, और जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो उसे हमको डेटा में बिल्ड करने में, डेटा में कन्वर्ट करने में हमें इजी होता है। ईआर मॉडल का कौन यूज करता है? तो ईआर मॉडल का यूज हमारे डेटाबेस डिजाइनर यूज करते हैं, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए डेटाबेस डिजाइनर यूजर के साथ। हमारा यूजर हमें कुछ रिक्वायरमेंट दिया, जो ये स्टूडेंट है, ये टीचर्स हैं, ये प्रिंसिपल है, तो अब उसके साथ हमें उसके, ये सब क्या हो गया, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया एंटिटी। अब उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट के बारे में हमें पता करना है, स्टूडेंट के बारे में अगर हमें वो नाम दिया, क्लास दिया, सब्जेक्ट दिया, मार्क्स दिया, ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट। अब हमारे टीचर के बारे में पता करना है, अब टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, पढ़ाने का टाइमिंग क्या है, टीचर्स के कितने रेटिंग्स है, ये सब क्या है, ये सब उसके एट्रीब्यूट है।
तो ये सब जब हमें एक डेटाबेस डिजाइनर को पता होता है तो उसे डेटाबेस मॉडल बनाने में इजी होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज करता है डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर डायरेक्टली डेटाबेस में कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करता है, वो ईआर मॉडल का यूज करता है, उसे ईआर डायग्राम बनाता है और ईआर डायग्राम बनाने के बाद वो डेटाबेस को डिजाइन करता है, जिससे उसे डेटाबेस को डिजाइन करना काफी इजी हो जाता है। जनरली डिजाइन प्लान के लिए ही इसका यूज करते थे, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल का जनरली यूज करते हैं हम डिजाइन प्लान के लिए। डेटाबेस डेवलपर जो है सो इम्प्लीमेंट करता है उस डिजाइन प्लान को फॉर स्पेसिफिक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इससे हमें इजी हो जाता है डेटाबेस को डिजाइन करना। ये इंट्रोड्यूस किया है पीटर चेन ने 1976 में। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने इसमें यहाँ नहीं मेंशन किया है। ईआर मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चेन, CHENN। पीटर चेन ने कब किया? 1976 में किया है, 1976 में किया है। ये क्या करता है? लॉजिकल व्यू को डिफाइन करता है, यूजर के व्यू को डिफाइन करता है। ये जनरली यूज होगा डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, और ये रियल वर्ल्ड के साथ काम करता है, जैसे कि इंटिटीज, उसके रिलेशनशिप, ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बताई हूँ। डेटाबेस स्कीमा जो होता है ईआर मॉडल में, वो कैसे हम प्रेजेंट करेंगे? एक पिक्टोरियल तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? ईआर डायग्राम। और ईआर डायग्राम के थ्रू हमको रिलेशनल स्कीमा बनाने में बहुत ही इजी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो ये सब क्या होते हैं, जो इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, ये सब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल जो है सो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बेस्ट मॉडल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम किसी चीज को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऑब्वियस हमारे लिए इजी हो जाता है। सपोज करिए अगर हमारे पास कोई डेटा 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 है, उसे मैं हायरार्कियल मॉडल या नेटवर्क मॉडल में लिख दूं तो आपके लिए कितना टफ हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है, जिसे पढ़ने में, इसे समझने में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है ईएफ कॉड ने 1970 में। इस बात को आप याद रखिएगा। टेबल्स, यहाँ डेटाबेस का बात हो रहा है, तो यहाँ टेबल का मतलब हो गया रिलेशनशिप, इसे भी हम याद रखेंगे। टेबल का मतलब क्या हो गया? रिलेशनशिप। और इसे टेबुलर डेटा मॉडल भी हम बोल सकते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल को। द रिलेशनल मॉडल कीप डेटा इनटू टेबल विथ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से जानेंगे। अब पहले हम टेबल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जो टेबल में कॉलम्स क्या है और टेबल में रोज क्या है। अब कॉलम क्या होता है? ये जो हमारा अप्रोच है बॉटम टू डाउन, इसको हम कॉलम बोलेंगे। और ये जो हमारा है लेफ्ट टू राइट, इसे हम रो कहेंगे। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ, जो रो को हम टपल भी बोलते हैं, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में टपल पूछ देगा, टपल किसको बोलते हैं, रो या कॉलम? तो आपको ये याद रखना है, जो रो का ही हम टपल्स बोलते हैं और रो ही, इसको ही हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। आप कैसे याद रखिएगा इसे, देखिए। अब ये आईडी नेम ब्रांच क्या है? ये कॉलम है, ये एक इसका एट्रीब्यूट है, ये स्पेसिफिकेशन है हम बोल सकते हैं। लेकिन इससे क्या पता चला? ये तो किसी का रिकॉर्ड नहीं है। अब ये है 1 रुपये CS, ये क्या है? ये हमारा हो गया किसी का रिकॉर्ड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आर से रिकॉर्ड, आर से रो, और टी से टपल। आर और टी एक दूसरे के बगल में, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। लेकिन इसे याद जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चंस आए हुए भी है। अब कॉलम, कॉलम को हम क्या बोलेंगे? कॉलम को हम डोमेन भी बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है। कॉलम को हम डोमेन भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। इसको हम डोमेन भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब
टेबल्स में कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, डोमेन एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? टेबल में कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, डोमेन एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और टेबल में प्रेजेंट रिकॉर्ड की एंट्री एक से अधिक बार नहीं हो सकती है। ठीक है? रिकॉर्ड जैसे कि ID01 आ गया तो फिर ID01 नहीं आएगा, इसमें डुप्लीकेशन नहीं है। EF इस डेटा मॉडल को EF कोड का फर्स्ट रूल फॉलो करता है। EF कोड जो है सो टोटल 12 रूल्स दिए हैं, वो 12 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस में पहला रूल ही फॉलो किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक टेबल है, ID, नेम, ब्रांच। अब मैं यहाँ पे एक और टेबल बना देती हूँ, यहाँ एक और टेबल बना दी जिसमें आ गया ID और यहाँ आ गया सैलरी। ठीक है? सैलरी नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है, तो यहाँ आ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या ना, हाँ, अभी ये हो गया ID या ये हो गया मार्क्स, ये हो गया मार्क्स। अब यहाँ हम ID दे दिए 01, यहाँ मार्क्स हो गया 70, यहाँ ID हो गया 02, यहाँ मार्क्स हो गया 50। अब देखिए ये दो टेबल्स हैं। अब इस दो टेबल के रिलेशन को बताती हूँ। जैसे कि दो टेबल हुए तो हम ID को कॉल करेंगे 02, तो ये क्या देखेगा हमारा कमांड, 02 ID यहाँ भी है, 02 ID यहाँ भी है। तो अब इस 02 ID में कौन है, तो वो कैसे हमें डेटा प्रेजेंट करके देगा। जैसे कि ये एक टेबल है तो वहाँ ये देगा 02, 02 में कौन है, रोहित है, 02 में रोहित है। फिर वो क्या बोलेगा, ये किस ब्रांच का है, तो ये ECE ब्रांच का है, और इसको यहाँ 02 में कितने मार्क्स आए हैं, 50। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, दो टेबल, दो टेबल्स में अलग अलग डेटा रखे हुए थे, लेकिन हम एक कॉमन फील्ड से ID से, हम ID से क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि ID हमारा यूनिक होता है। नेम, ब्रांच, मार्क्स हमारा सेम हो सकता है, लेकिन हमारा ID यूनिक है। ठीक है? अब हम एक ID से कॉल किए तो वो दोनों डेटा के बीच में रिलेशन बनाया और दोनों टेबल से कॉमन डेटा को लेके हमें शो कर दिया। तो ये हमारे लिए कितना इजी हो गया, जो हम एक ही इंसान के बारे में इतना कुछ जान लिए। अब देखिए इसका एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि हमारे पास, ये तो मैंने एक छोटा सा टेबल लिया, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वास्ट और कम्प्लेक्स डेटा भी होते हैं। अब हम उस कम्प्लेक्स डेटा को क्या करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल में हर एक को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या जितने पार्ट पॉसिबल हो पाए। जैसे कि हमारा स्टूडेंट का ही यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे यूनिवर्सिटी का हमारे पास एक वेबसाइट है या एक डेटा है, हम उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में स्टूडेंट को अलग रखेंगे, टीचर्स को अलग रखेंगे, मार्क्स को अलग रखेंगे, सब्जेक्ट को अलग रखेंगे, सारे के हम अलग अलग टेबल बना देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो हमें टेबल इजीली क्रिएट कर लेंगे। और दूसरा, कभी भी अगर डेटा क्रैश होती है, किसी भी टेबल की डेटा क्रैश हो गई आप सपोज करिए, तो हमारा एक टेबल ही करप्ट होगा, लेकिन बाकी टेबल हमारे सेव होंगे, बाकी सेफ रहेगा। तो हमें एक पे वर्क करना पड़ेगा जो करप्ट हो गया, लेकिन बाकी तो सेफ है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए आजकल के टाइम में रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादा होता है। एक तो टेबल में क्रिएट करना, टेबल में समझना हमें इजी होता है, ना कि ग्राफ में और ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया गया है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को। और जब से ER मॉडल आया और हम ER डायग्राम के थ्रू हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाने लगे, तो हमें रिलेशनल डेटा मॉडल में उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट करना हमारे डेटाबेस डिजाइनर के लिए और इजी हो गया। तो मुझे लगता है अब इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है।
दो टेबल के बीच में देखिए रिलेशन दिखाया गया, जो मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाई हूँ, जो दो टेबल के बीच में रिलेशन है, उसी रिलेशन के कारण इसका नाम भी पड़ा है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब हमारा ये लास्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल नहीं है, ये एक अप्रोच है। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम क्लास का, ऑब्जेक्ट का, इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन का, इन सब का यूज करते हैं। इसमें ये जब हम रिलेशनल मॉडल बनाते हैं तब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए दीज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड इंटिटी। रियल वर्ल्ड इंटिटी के साथ ये काम करता है। OODMS मतलब क्या, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल नहीं रहेगा, OODMS ही रहेगा। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को, इमेज को, ऑडियो वीडियो को डेटाबेस में रखता है, जो कि पहले के अप्रोच में पॉसिबल नहीं था। जैसे कि रिलेशनल अप्रोच में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इजी है। हम क्लास के थ्रू, इनहेरिटेंस सबका यूज करके ये सब इजीली कर सकते हैं। जितना ऑब्जेक्ट होता है उसमें मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट और सेलर का ये टेबल है। प्रोडक्ट का आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, सेलर आईडी है। सेलर में सेलर आईडी, नेम, स्टोर नेम, रेटिंग सारे हैं। तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों में सेलर आईडी सेम है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशन है सेलर आईडी। ठीक है। इट का माई रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का जब भी बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कंबाइंड रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्लास से, ऑब्जेक्ट से, इनहेरिटेंस से, इनकैप्सुलेशन से, डेटा हैंडलिंग से, इन सभी का यूज करके हम ये अप्रोच का यूज करते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो ये डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। आई होप आप एक एक बात समझ गए होंगे। अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।